हेलो हाँ हेलो। जी, थोड़ा थोड़ा किया। अ, भेजो या तो भेज दो या स्क्रीन शेयर कर लो। सर जी वो लैपटॉप सिस्टर के पास है ना, उसकी भी क्लास होती है इस टाइम पे। तो मैं अब क्या करूँ, मतलब आगे चला जाऊँ बस? हो गया, यानी मैं मान लूँ कि हो गया और आगे चला जाऊँ? हाँ जी सर जी। यही बन गया तुमसे? हाँ जी। आज तो बस ठीक है। मतलब मैं फोटो स्टूडेंट नहीं लिखा यार। असल में इस क्लास में पढ़ने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ये सिर्फ काम ही करना है, मतलब पढ़ने वाला तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे आगे जाओगे बिल्कुल ही पढ़ने वाला ख़त्म हो जाता है, सिर्फ कोड लिखना है। और बस है ही बेसिकली, गेम ही वो है। सर्च का प्रोग्राम बनवाया था मैंने, सर्च करता था। नहीं। अच्छा, तो राइट अ प्रोग्राम which inputs integer and searches it from within an array। कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है कि तुम्हारे पास एक अरे होती है जिसमें 10 रकमें पड़ी हुई हैं, और तुमने कोई यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा ली है और वो तुमने उसके अंदर सर्च करनी है। जो तुम्हारी इनपुट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल वो 33 है। तो इसका जो सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है उसको लीनियर सर्च कहते हैं। ठीक है, लीनियर सर्च कैसे चलती है कि वो इस रकम को पहले पहले सेल में ढूंढेगी कि यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर नहीं पड़ी हुई फिर अगले में ढूंढेगी, यानी बेसिकली हर एक सेल को चेक करेगी कि वो वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। लीनियर सर्च बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आपके सामने 10 चीज़ें पड़ी हैं तो आप जाके हर एक चीज़ को चेक करते हो लीनियरली, एक तरीके से कि भाई वो वैल्यू वहाँ पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अगर मिल जाती है आपको वैल्यू तो आप यूज़र को मैसेज दे देते हो कि मुझे मिल गई है। और अगर आप अरे के एंड तक चले जाते हो और आपको वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वैल्यू अरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये करने का, लीनियर सर्च करने का प्रोग्राम बेसिकली लिखना है। तुम एक अरे लोगे 10 सेल्स की, इस पे अंदर कुछ वैल्यूज यहीं पे मेरा ख्याल है डिफाइन कर दो तो जिंदगी आसान रहेगी, बजाय इसके कि इनपुट करवाओ या कुछ करो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज मैंने अरे के अंदर इनपुट करवा ली। एक मैंने वेरिएबल ले लिया इंट नम नाम का, जिसमें मैं यूजर से उसकी चॉइस पूछ लूंगा, प्लीज एंटर अ नंबर टू सर्च, यानी यूजर बताएगा ना कि मैं फलानी रकम सर्च कर रहा हूँ, वो नंबर नम में आ गया। अब आपको उसको लीनियरली सर्च करना है और एंड पे मुझे ये बताना है कि ये रकम आपको मिलती है नहीं मिलती, या जो भी सिचुएशन बनती है। ठीक है, अब लीनियर सर्च का कोड कैसे बनेगा? नाम को नहीं समझे क्या? नम नम के अंदर है ना। हाँ, नम के अंदर वो वैल्यू है ना जो आप सर्च कर रहे हो, तो ये 33 जो है ये नम के अंदर पड़ा हुआ है। और जो जिस सेल में पड़ा होगा उस सेल को इसके बराबर कर देंगे। अच्छा, कैसे, क्या लिखूं? इफ इफ नाम नम इज इक्वल टू, हाँ, ए x1। एक्स जीरो कर लो। फिर वो ठीक है ना भाई? अगर नम जो है वो एक्स के जीरो वाले सेल के बराबर है तो आप कहोगे कि आपको चीज मिल गई, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है।
आगे फिर इसका एल्स लगा लेंगे। एल्स लगा लो। इसके अंदर लिख देंगे कि आपकी वैल्यू नहीं है इसके अंदर, इनवैलिड आउटपुट एंड नॉट फाउंड। ठीक है, सोच लो एक दो अच्छी तरह, फाइनल है ये। सर वो चलो मैं तुम्हें इस तरह बताता हूँ, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो तुम्हें शायद 1 नंबर मिलता है इसमें। अगर ये 10 मार्क्स का होता तो ये तुम्हें शायद सिर्फ 1 नंबर मिलता। तो अब सोचो कि ये क्यों इतना, मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो लीनियर सर्च करनी है। तो वो अब उसको क्या कहते हैं, इसको फोर लूप के साथ आगे भी तो करेंगे ना। करवाओ ना जरा किधर, इधर इसको फॉर लूप में डाल दूं सारे को। हाँ जी। चलो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप में डाल दिया। ठीक है, सही है। 10 में से 3 नंबर होगा, ये अब 10 में से 3 नंबर के काबिल हो गया। और इसको आप आई कर दोगे ना यहाँ पे, मैं तुम्हें चला के भी दिखा देता हूँ बल्कि, क्या तुम्हें भी समझ नहीं आ रही कि क्यों 10 में से 3 है। तो याद रहे कि ये वैल्यूज पड़ी हुई है पीछे, ठीक है। अब मैं अगर देता हूँ 33, जो वाकई पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखना आउटपुट क्या आएगी। स्लैश एन लगा दो ताकि तो समझने में आसानी हो यार। ये आउटपुट आता है और नंबर तुम्हारे तकरीबन समझ लो 10 में से 3 आ चुके हैं। हम ये एल्स को बाहर लिख देते हैं ना, तो वो एल्स को आएगा ही नहीं। एल्स को हटा दूं। एल्स को बाहर नहीं लिख देते हैं। बाहर तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, एल्स लिख सकते हैं सिर्फ इफ के साथ लिख सकते हैं ना, ऐसे अलग से तो एल्स नहीं लिख सकते ना। मतलब ये तो तुमने ये किया है कि इफ तो यहाँ तक खत्म हो गया ना, अब हाँ ब्रैकेट जी। ये तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये फंस गया है, ये काम गलत है, ये चलेगा ही नहीं ना। मतलब ये एल्स विदाउट इफ का एरर आएगा, एरर आएगा तुम्हें कि एल्स विदाउट इफ है ही नहीं। इसके अंदर भी एल्स 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 इफ का इस्तेमाल करके तो वो अरे चलाए जाएंगे जब तक के हमें वो नहीं मिल जाता, 13 नहीं पॉइंट नहीं मिल, नहीं, ये भी नहीं है, 33। ये मैंने पहले आपको करवा चुका हूँ एक्चुअली। वो फ्लैग के जरिए हम करते थे, वो हम इस तरह करते थे कि अगर चीज मिल जाती है तो हम झंडी को बंद कर देते थे और बाहर आके झंडी चेक कर लेते थे। इफ फ्लैग इज 0 तो हम कहते थे कि नॉट फाउंड। ये हम पहले कर चुके हैं, कि हमने एक गैसिंग गेम बनाई थी ना, जब 5 ट्राइज उसको मिलती हैं तब करने के लिए। अब 33 को कह देता है कि फाउंड है, लेकिन 345 को कहता है कि नॉट फाउंड। तो ये बिल्कुल सादा, इंतहाई सिंपल एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम बन जाता है। इसमें कुछ पूछना चाहो, कुछ कंफ्यूजन? यही फ्लैग वन इज इक्वल, ये समझ नहीं आया। क्या चीज? ये फ्लैग इज इक्वल टू 1 क्यों लगाया, समझ नहीं आया। ये एक्चुअली मैं पहले कर चुका हूँ, मैं इसलिए इस वक्त इसलिए इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा। इसकी लॉजिक ये है कि तुम कोई और रास्ता निकाल ही नहीं सकते ये नॉट फाउंड प्रिंट करवाने का। अब फ्लैग बेसिकली यहाँ पे काम करता है एक इंडिकेटर का। तो मैंने लूप में जाने से पहले मैंने उसको कर दिया 0। अब मैं लूप में चला गया, अब वो 0 है। अब वो सारी जिंदगी 0 रहेगा अगर चीज नहीं मिली। अगर चीज मिल गई तो मैं उसको कर देता हूँ 1। यानी फ्लैग मेरे लिए एक निशानदेही कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है, एक इंडिकेटर दे रहा है कि यार अगर मैं 1 हूं तो इसका मतलब है चीज मिल गई है।
जब लूप खत्म हो जाता है और बाहर आके मैं देखता हूँ कि फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, तो इसका मतलब है मुझे यकीन है कि चीज नहीं मिली और मैं उसको नॉट फाउंड में प्रिंट करवा ठीक देता हूँ। होगी। ये पीछे जहाँ पे गेसिंग गेम बनाई थी ना, ये वहां जाके तो देखना। लीनियर सर्च इज कंसिडर्ड द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड टू सर्च एनीथिंग। लीनियर सर्च को पसंद इसलिए किया जाता है कि ये इंतहाई आसान होती है। मतलब जिस तरह आम जिंदगी में चीजें ढूंढते हो, पहले पहली अलमारी में देखते हो, फिर दूसरी अलमारी में, फिर तीसरी अलमारी में, ये बहुत ही सादा, बहुत ही ईजी है, बट इट इज इन एफिशिएंट। इनएफिशिएंट इसलिए है, इसको अगर इसको सोचना चाहते हो इनएफिशिएंट, तो इमेजिन एन अरे ऑफ लाहौर। यानी लाहौर में अगर 10 मिलियन लोग हैं तो 10 मिलियन सेल्स की वो अरे होएगी लाहौर में। अब अगर तुम 10 मिलियन सेल्स की अरे को बार बार लीनियरली सर्च करोगे तो ये इनएफिशिएंट है, विच मीन्स के बार बार तुम्हें पूरी अरे को 10 मिलियन बंदों को देखना पड़ता है एक बंदा निकालने के लिए। तो ये इससे कोई बेहतर सिस्टम हमें चाहिए होगा। इफ वी कंटिन्यू टू सर्च this array linearly will take long time। inefficient का मतलब है कि long time लगेगा। A better method to do this is binary search, but this has a prerequisite that the data must be maintained in sorted order। डिक्शनरी इस्तेमाल की है कभी? डिक्शनरी में 10 मिलियन लफ्ज होते होंगे, ठीक है? डिक्शनरी में कम से कम 10 मिलियन लफ्ज होते होंगे, लेकिन तुम डिक्शनरी को कभी भी लीनियरली सर्च नहीं करते। अगर लीनियरली सर्च करने बैठो तो इसका मतलब है कि तुम पहले पहला लफ्ज देखोगे, फिर दूसरा देखोगे, फिर तीसरा देखोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम एक लफ्ज ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें पता है शुगर एस से स्टार्ट होता है, तो तुम डिक्शनरी के अगले हिस्से में देखते हो। बाइनरी सर्च ऐसे चलता है, मैं तुम्हें डिक्शनरी के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कैसे चलता है। तुम बेसिकली डिक्शनरी के सेंटर को खोलते हो, अंदाजे से सेंटर खोल लेते हो। सेंटर में तुम्हें लफ्ज मिलता है किंग, के से किंग मिलता है। अब तुम्हें पता है कि शुगर जो है वो किंग के बाद में आनी है, एस जो है वो बड़ा है के से, तो वो बाद में आएगा। अब तुम डिक्शनरी का पहला आधा हिस्सा जो है वो फारिग कर देते हो, तुम कहते हो इसके अंदर तो नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास किंग से लेके जेड तक आखिरी दूसरा हिस्सा बचा है, अब तुम उसको सेंटर में से खोलते हो, वहां से लफ्ज निकलता है स्टील, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में से खोलते हो स्टील निकलता है। अब तुम्हें पता है कि तुम करीब करीब आ गए हो, तो अगेन तुम बाइनरी सर्च में तुम ये करते हो कि अरे का आधा हिस्सा हर दफा जाया करते हो। अब यहीं से एफिशिएंसी समझ आनी चाहिए। लीनियर सर्च तो बड़ी मेहनत करता है, वो एक एक सेल, एक एक दरवाजे को जाके खोलता है। बाइनरी सर्च सेंटर में जाती है, एक दरवाजा खोलती है, और उस एक दरवाजे की बुनियाद पे ये फैसला करती है कि आधी अरे में जाया कर रही है। वो आधा हिस्सा पिछला वाला हो सकता है या अगला वाला हो सकता है। दिस इज व्हाट बाइनरी सर्च इज। लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट है, जरूरी है कि अरे सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन होनी चाहिए। भाई डिक्शनरी चलती इसलिए है कि वो तरतीब में होती है, ए बी सी डी ई एफ। अगर वो तरतीब में ना होए तो फिर तो आप ये काम नहीं कर सकते। वैसे बाइनरी सर्च का कोड भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं करूंगा नहीं। अगर किताब में आएगा तो मैं करूंगा, वैसे नहीं। इंटरेस्ट होए तो गूगल करो, बाइनरी सर्च इन सी प्लस प्लस, वो इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी। लो भी चलते हैं आगे। हमने पिछली दफा जो पढ़ा था वो अरेज था, लेकिन हमने बेसिकली इंट, फ्लोट और डबल, इस तरह की हमने अरेज पढ़ी थी। कैरेक्टर अरेज नहीं पढ़ी थी। याद रहे, कैरेक्टर अरेज आर स्पेशल। अब तुम्हें लगेगा कि जो पिछली दफा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बनाए हैं उनको मैं जाया करूंगा। कि अरेज में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर ऐसे ही चलते हैं एंड तक। प्रोग्रामिंग के ना, सी शार्प खोल लो, जावा खोल लो, एंड्रॉइड खोल लो, अरे ऐसे ही चलते हैं। कैरेक्टर अरे सी प्लस प्लस में एक बहुत बड़ी बीमारी है।
ठीक है, बड़ी डिफरेंट है, बड़ी अजीब सी है। तो इसको ये ना कहना कि मतलब सारे रूल्स खराब हो गए, बस इसको स्पेशली समझो, इसको समझो कि बस ये एक स्पेशल चीज है। ठीक है, तो ये इतनी स्पेशल है कि इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर अरेज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। और ये बाय द वे सी प्लस प्लस है, बस जावा नहीं है, सी शार्प नहीं है, वहां पे जिंदगी आसान है। तो कैरेक्टर अरेज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। अच्छा, पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने एक 100 सेल्स की अरे क्रिएट कर ली। यहाँ तक कहानी बिल्कुल वैसी है जिस तरह से तुमने पिछली दफा पढ़ा था कि 100 सेल्स की एक अरे बन गई, उसके सेल नंबर आ गए, सेल नंबर 0, 1, 2 सो ऑन अप टू 99। ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया अरे का नेम। यहाँ तक कहानी ऐसे ही है। अब इसके हर एक सेल के अंदर क्या जाना है, कैरेक्टर जाना है, हरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखना है खान, तो इसमें के आएगा पहले सेल में, दूसरे सेल में एच आएगा, तीसरे सेल में ए आएगा, चौथे सेल में एन आएगा। हर सेल में एक सिंगल कैरेक्टर जाएगा ना, उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, हर सेल में कैरेक्टर जाएगा। अच्छा, ये खान कैसे एंटर करना है? अब इसके 2-3 रास्ते हैं। हाँ, बजाय इसके कि मैं अलग-अलग करूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कैरेक्टर नेम 100 और ये है। ठीक है जी, पीछे आपके दिमाग में वो अरे का कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मैं नेम के 0 वाले सेल में डालता हूँ के। ठीक है जी, नेम के 1 वाले सेल में डालता हूँ एच। नेम के 2 वाले सेल में डालता हूँ ए, और नेम के 3 वाले सेल में डालता हूँ एन। ये बड़ी मुसीबत से खान साहब को मैंने वहां पे बिठा दिया है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से बिठाया, लेकिन बिठा दिया। एक रास्ता ये हो गया खान साहब को इधर बिठाने का। अब जाहिर बात है, इसको अगर तुमने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी तुम्हें पता है कैसे करवाते हैं। नेम का 0th सेल प्रिंट करवा लिया, फिर नेम का फर्स्ट सेल प्रिंट करा लिया, फिर नेम का सेकंड सेल प्रिंट करा लिया, फिर नेम का थर्ड सेल प्रिंट करा दिया, फिर एंड एल। चल जाएगा, दिस इज फाइन, खान स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जाहिर बात है ये पागलपन है, ऐसे तो नहीं मतलब कर सकते, ये तो सारा दिन लगे रहोगे इस तरह। खान, एक सिंपल वर्ड खान को अरे में डाला है, बड़ी मुसीबत है ये तो इसके शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। ये दिखाया इसलिए है कि पीछे वही हो रहा है, पीछे अरे ही है, उसी में सेल्स में चीजें जा रही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिस तरह हमने कल तक बात की थी। अब कॉन्सेप्ट खराब करें जरा, तो इसका एक रास्ता ये है कि नहीं आसान? तो सॉरी, खान नहीं, आउट नेम, इतना सादा हो गया कि मैंने एक स्ट्रिंग रखा खान डबल कोट्स के अंदर, पहले मैंने सिंगल कोट्स लिखे थे। अब डबल कोट्स के अंदर वो खुद ब खुद मैनेज करेगा कि वो के को एक सेल में डालेगा, एच को एक सेल में डालेगा, सो ऑन, और स्क्रीन पे मुझे खान दे देगा। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके भी पीछे बिल्कुल वही तस्वीर बनती है जो ये वाली है। अब इसमें बड़ी डीप बातें हैं, जरा सुनना। पहली लाइन में तो वही हुआ कि के चला गया इधर, एच चला गया इधर, ए चला गया इधर, एन चला गया इधर। लेकिन अगर तुम इस तरीके से स्ट्रिंग रखते हो तो सी प्लस प्लस इसके एंड पे एक निशानी लगाती है, यानी जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होता है ना, वहां पे एक निशानी लगाती है। उस निशानी को नल कैरेक्टर कहते हैं, \0। ठीक है, वंस अगेन अगर तो तुमने हाथ से इधर इस तरह से चीजें रखी हैं तब तो नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने डबल कोट्स यूज करके किया है तो सी प्लस प्लस चुप करके यहाँ पे के एच ए एन तो रख देती है, लेकिन जहां पे स्ट्रिंग खत्म होता है वहां पे एक निशानी लगाती है, इनविजिबल निशानी, कॉल्ड अ नल कैरेक्टर। हो गया, वेरी गुड। क्यों लगाती है? जब बंदा कहता है कि मुझे सी आउट करो नेम, पहली बात तो ये है कि ये आपको मुझे कहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, क्योंकि अरे को हम कभी भी इस तरह से प्रिंट नहीं करते।
अरे का हम सेल नंबर बताते हैं कि सेल नंबर 1 प्रिंट करो, सेल नंबर 2 प्रिंट करो, फिर एक लूप लगाते हैं, उसके अंदर एक एक सेल करके प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर अरे को प्रिंट कर सकते हैं, बस एक फैसिलिटी है। जब मैं कहता हूँ सी आउट नेम, तो सी प्लस प्लस समझ जाता है कि नेम एक अरे है, पूरी अरे को प्रिंट करना चाह रहा है बंदा, तो ठीक है वो 100 सेल उठा के प्रिंट कर दो। लेकिन एक्चुअली 100 सेल तो नहीं प्रिंट होता है, प्रिंट तो सिर्फ खान हुआ है। तो ये लॉजिक ये है कि जब तुम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करते हो तो सी प्लस प्लस सारी अरे प्रिंट नहीं करता, वो जहां तक नल कैरेक्टर आता है बस वहां तक प्रिंट करेगा। नल कैरेक्टर लगाने की निशानी का मकसद ही ये है कि हमने जहां तक स्ट्रिंग एंटर किया है वहां पे एक निशानी लग जाए, ताकि सी प्लस प्लस को आसानी होए कि भाई ये बंदा सिर्फ यहीं तक आना चाह रहा है। अच्छा जी, एक तीसरा रास्ता, मैं कहता हूं मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और मैं कहता हूं कि मैं उसमें सी एन करवा रहा हूं, और फिर मैं कहता हूं कि मेरा नाम है, ठीक है। ये एक तीसरा तरीका हो गया। ला के एक बार देख लो, तो मैं कहता हूँ खान, तो वो मेरा नाम है, तो ये एक तीसरा तरीका हो गया। पीछे वही हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, ऊपर वही अरे है, वैसे ही चल रहा है सारा कुछ, लेकिन बस हर दफा को खास बात आ जाती है। इस दफा भी खास बात वही है कि नल कैरेक्टर वगैरह लगता है, लेकिन गेम वही है बेसिकली। पीछे वही है कि हर अरे के सेल के अंदर एक एक कैरेक्टर चला गया, एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर नल लग गया, तो उसकी वजह से आप ये सारा कुछ कर सकते हो। एक और चीज इंटरेस्टिंग देख लो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, वो ये है, ठीक है, ये मैंने एंटर किया, एंटर मारा है। हाँ जी, देख लो जरा, पूछ लो कुछ पूछना था। स्पेस लगाने से वो स्पेस बार के अंदर भी आ जाता है, एक सेल के अंदर स्पेस की भी वो आ जाती आसान, अपने अपने लिए अगर आसान करके याद रखना है ना, तो ये याद रखो कि स्पेस को एज ए नल करेक्टर ट्रीट करता है। अब हो ये रहा है कि खान साहब लिखा है तो खान साहब लिखा गया है, लेकिन खान के बाद जहाँ पे स्पेस डाली है उसको वो नल करेक्टर तस्वुर करता है। अब जब तुम प्रिंट करने आते हो, सी आउट करने आते हो, तो वो खान तक प्रिंट करता है, उसके बाद उसको नल मिलता है, वो वहां पे छोड़ देता है प्रिंट करना, साफ प्रिंट नहीं करता। आ, कोशिश करना कि स्पेसेस के साथ काम ना करो, सी प्लस प्लस में ऐसे लिखा करो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ स्पेसेस के साथ काम करना, लेकिन वर्थ नहीं है। आगे जाके पता नहीं 34वां 35वां लेक्चर है, उसमें तुम्हें फंक्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे तुम्हें ये जिंदगी आसान हो जाएगी, इसलिए भी ये वर्थ नहीं है इस पर टाइम ज़ाया करना। ठीक है, ये 3 रास्ते हुए कैरेक्टर अरेज या स्ट्रिंग्स के साथ डील करने के। और मैं फिर कहूँगा कि वाइट स्पेसेस आर एन इशू इन सी प्लस प्लस, अवॉइड देम फॉर नाउ, अभी ना करो। तुम समझ तो लोगे, 1-2 दिन लगेंगे तुम्हें, तुम उसके एक्सपर्ट भी बन जाओगे, लेकिन वो फायदा कोई नहीं उसका। आगे जाके तुम्हें फंक्शन मिल जाना है, सीन डॉट गेट लाइन का फंक्शन है, गेट लाइन लगाओगे स्पेस खुद ब खुद हैंडल हो जाएगी, तो उसका कुछ मतलब दूर दूर तक तो फायदा नहीं है। चलिए वैलिडेशन का एग्जांपल करना है। आगे समझ, वैलिडेशन का कोड लिखना है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि तुमने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, कल मैं यूजर नेम नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ पासवर्ड कर रहा हूँ, तो यूजर से पासवर्ड इनपुट करवा लो और चेक करो कि वो पासवर्ड इसको मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है तो उसको ओके कर दो, अगर नहीं करता तो एरर दे दो। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट वैलिडेशन।
तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पास नाम का, सॉरी एक अरे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ पास नाम का, और उसमें अपना पासवर्ड स्टोर करवा देता हूँ, इन यूजर से ले लेता हूँ। ये यूजर ने मुझे पासवर्ड दे दिया। अब आपने इसको मैच करना है एक सीक्रेट से जो फिक्स है, ठीक है। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट हमने रखा है खान। भाई एक्चुअल एप्लीकेशन में क्या फ़र्क आ जाएगा कि ये खान फिक्स नहीं होएगा, ये डेटाबेस से उठ के आएगा, लेकिन एक्चुअली कोड सारा यही होएगा। चलो आओ, कैसे करोगे फॉर लूप लगाएंगे। जी? पहले हम इफ पासवर्ड इज इक्वल टू सीक्रेट, नहीं समझ आई, इफ थोड़ा सा ऊंचा बोलो, इफ क्या? पासवर्ड हाँ इज इक्वल टू सीक्रेट। हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया हूँ क्या कर रहे हो। ये तुम दो अरेज को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो अरेज ऐसे कंपेयर नहीं होती। याद रहे कि पास जो है वो एक अरे है, और सीक्रेट भी जो है वो एक अरे है। तो पास भी एक अरे है और सीक्रेट भी एक अरे है, तो ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता। कंपेयर करने का जो मतलब सर्च कैसे किया तुमने? सर्च ऐसे किया कि एक एक सेल में जाके तुमने देखा है कि क्या पड़ा हुआ है। तो अरे का वजूद जो है वो ऐसे ही है, मतलब काश ऐसे हो सकता होता। बाय द वे जावा में ऐसा हो सकता है, जावा में अगर ये लिखोगे तो ये चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल सकता। यहाँ पे तुम्हें सेल बाय सेल जाना है और उसी तरह से काम करना। दोबारा कोशिश करो। एक एक सेल करके कर लो ना, मतलब अगर ये दोनों मैच करते हैं तो जाहिर बात है इसका पहला सेल उसके पहले सेल से मैच करेगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, इसी तरह से दूसरा सेल भी मैच करेगा, इसी तरह से तीसरा सेल भी मैच करेगा। क्या ख्याल है? ठीक है सर, लेकिन वो काम भी तो लंबा हो जाता है। हाँ लेकिन ऐसे ही है ना, मतलब वो तुम्हें सी प्लस प्लस इजाजत नहीं देती वो करने की जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। मैं सोच रहा था इसको, जो ये सीक्रेट है इसको बराबर रखते हैं किसी के किसी भी वेरिएबल के साथ, उसको फिर करते हैं हम पासवर्ड के साथ इफ के अंदर। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि वो नहीं हो सकता सी प्लस प्लस में। तुम पासवर्ड और तुम इस दो अरेज को आपस में डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसी कोई फंक्शन ऐसा कोई नहीं है सी प्लस प्लस में। जावा में है। ठीक, ठीक हो। तो अब दोबारा और करो। सी आउट करेंगे। सी आउट, सी आउट करेंगे कि वो पासवर्ड का जो है। समझ नहीं पा रहा मैं तुम्हारा। स्टार्ट ठीक था बिल्कुल, करना तो यही था कि पासवर्ड को कंपेयर करना था, सीक्रेट से करना तो यही था। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि पूरी पूरी अरे को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो तुमने मुझे सेल नंबर देने थे ना। तुमने मुझे कहना था कि उसके जीरो को जीरो से कंपेयर करें, उसके जीरो को उसके जीरो से, उसके वन को उसके वन से, उसके टू को उसके टू से। इस तरह से होएगा ना? अलग अलग है, जैसे ये है कि पासवर्ड का सेल जीरो जो है वो हाँ सीक्रेट के जीरो, ऐसे। ऐसे जैसे हमने अभी इफ सर्च किया, सर्च कैसे किया? हम एक एक सेल के अंदर घुसे हैं ना, तो ये बिल्कुल सर्च की तरह ही चलना था। तो हम पहले पासवर्ड के आई वाले सेल को कंपेयर करेंगे सीक्रेट के आई वाले सेल से। अच्छा अब इफ ही अगर मैं लगेगा, है ऐसे भी इफ ही लगेगा ना। लगेगा एफी बिल्कुल। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो काम खराब है। ये समझना जरा मुश्किल है कि काम क्यों खराब है। इसको हम ऐसे कर देते हैं ना कि अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू सीक्रेट है तो हम मैसेज दे देते हैं कि सी आउट नॉट इक्वल
उसी तरह से फ्लैग सेट कर देते हैं एक 1 के ऊपर, और फ्लैग एक वेरिएबल ले लो इधर, और यहाँ पे बाहर आके फिर वही कि अगर फ्लैग बराबर है 0 के तो सी आउट कर दो इक्वल। ठीक है, अच्छा ये चलेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। ये क्या है, अच्छा ब्रैकेट एक कम रह गया है। अच्छा मैं कहता हूँ गलत पासवर्ड देता हूँ, ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लो जी, ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो देखो ये तो एक अलग ही प्रॉब्लम हो गया। तो मैं अब गलत देता हूँ तो ये नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल इतनी दफा लिखा हुआ आ जाता है। ये क्या हो गया, तो इस लाइन को निकालो यहां से और इसको इधर लेके आओ कि एल्स इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 है तो वो नॉट इक्वल प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो अब कम से कम ये है कि एक दफा लिखा हुआ आएगा तो ठीक है, पासवर्ड बराबर नहीं है, उसने कह दिया नॉट इक्वल। इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है। अभी बहुत बारीक प्रॉब्लम है, इसको समझने के सर लिए जी, आपने ये समझना है। फ्लैग की वैल्यू बढ़ा के तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जरा सुनना शायद समझ आए। प्रॉब्लम ये है कि तुम जब फॉर का लूप चलाते हो तो फॉर का लूप 0 सेल से शुरू करता है, आंखें बंद करके 99 सेल तक जाता है। तुम्हारा स्ट्रिंग तो 5वें सेल पे खत्म हो रहा है, खान तो सिर्फ 4 सेल लेके बैठा हुआ है, आगे तो खत्म हो गया। तो तुम फिर भी ये वाले सेल्स भी कंपेयर कर रहे हो, इन सेल्स के अंदर क्या पड़ा होगा भाई? नल करेक्टर तो खत्म हो, नल करेक्टर तो फिर अरे ही खत्म कर देता। अरे खत्म नहीं होती, अरे तो 100 सेल की ही है। अरे तो 100 सेल की तुमने बनाई है, वो 100 की रहेगी। उसके अंदर पहले 4 सेल्स में खाना आ गया, उसके बाद नल करेक्टर आ गया। इसके आगे क्या पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, गार्बेज है मेरे लिए। जिस तरह वेरिएबल्स में नहीं होती थी गार्बेज, तो मेरे लिए यहाँ पे ये फिलहाल गार्बेज है। अब तुम जब चलाते हो फॉर का लूप, उसको तो नहीं पता गार्बेज है, वो तो पहले से लेके आखिरी सेल तक कंपेयर कर देता है और गार्बेज को भी कंपेयर कर देता है। अब तुम एक्चुअली गार्बेज भी कंपेयर कर रहे हो तो वो बराबर नहीं होती। तो ज्यादातर इसके अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर हम ऐसा लूप नहीं लगाते, ज्यादातर हम ऐसा लूप लगाते हैं कि वाइल क्या कहें, पास सब आई आई इज नॉट इक्वल टू नल। तो हम गार्बेज से बचने के लिए उसको कहते हैं कि नल कैरेक्टर तलाश करो। जैसे ही उसको नल कैरेक्टर मिल गया वहां पे वो पढ़ना उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको आई प्लस प्लस कर दो। मेरे ख्याल में ये अब ठीक हो जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इधर, समझ नहीं आई। अच्छा स्पेलिंग गलत है। जी, अब जब हम खान देते हैं तो इस दफा वो पहचान लेता है कि इक्वल है, और गलत को भी देख लेते हैं। गलत को कहता है कि नॉट इक्वल है। तो ये यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी ना भाई, कंपैरिजन तो हम कल भी कर रहे थे, आज क्या नई बात आ गई है, वो ये आई है कि जब स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हो तो इस नल कैरेक्टर का बड़ा ख्याल रखा करो, वरना गार्बेज भी तुम कंपेयर करना शुरू कर दो अगर सारा काम खराब हो जाएगा। कुछ पूछना चाहते हो पूछो प्लीज। तो किताब खोलना जरा कि क्या हो रहा है। तो ये रेस थी जो पिछली दफा हमने की थी, इसमें इंटीजर रेस थी। ठीक है,
सम करने का प्रोग्राम पता नहीं किया था या नहीं, इनिशियलाइजेशन, सर्च, कॉपिंग अरेज का जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, वो ये असाइनमेंट में था कॉपिंग अरेज, अगेन पता नहीं किया है या नहीं। लीनियर सर्च मैंने अभी कर लिया। रैंडम फंक्शन रैंड रह गया, मैं रैंड भी अभी चलाता हूँ। रैंड और कॉन्स्ट रह गया। कॉन्स्ट तो खैर नहीं करूंगा अभी, वो आगे आ जाएगा, लेकिन रैंड लाजमी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कैरेक्टर अरेज आ गई। तो कैरेक्टर अरेज बनाना, उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। इनकी इनिशियलाइजेशन दो तीन रास्ते हैं, अलग अलग एक एक डिजिट करके कर लो, इकट्ठा कर लो, इनपुट लेके कर लो, इस तरह कर लो इनपुट लेके, लूप के अंदर कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर अरे का कंपैरिजन है, ये वो प्रोग्राम है जो हमने अभी बनाया है कि दो अरेज को आपस में कंपेयर करना। इसमें जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसमें फॉर का लूप नहीं लगता, इसमें सारे फॉर के लगे हुए हैं। पता नहीं क्यों फॉर का लगाया है। फोर का लूप नहीं लगता इसमें। ओ सॉरी, अच्छा ये कंपैरिजन कर रहा है इंटीजर अरेज का। तो इंटीजर अरेज तो ठीक है ना, वो तो अभी हमने फॉर के लूप से की है जब सर्च भी किया है। मैं कैरेक्टर अरेज की बात कर रहा हूँ कि जब कैरेक्टर अरेज को कंपेयर करते हो तो ये काम नहीं हो सकता। अच्छा भाई, है बाइनरी सर्च तुम्हारी, लेकिन बस समझाया हुआ है, कोड नहीं है, सिर्फ समझाया हुआ है कि होती क्या है। फिर फंक्शंस एंड अरेज, इसकी तरफ ये तो अगला टॉपिक है। फिर मल्टी डायमेंशनल अरेज, और बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? रैंड क्या करता है, सी आउट, ये चलता भी है या नहीं? रैंड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ऐसा भी नहीं है। बस छोड़ने लगा फिर मैं। रैंड का फंक्शन चलाना है, चलवा लेना मुझसे अगली दफा। ये रैंडम नंबर जनरेटर है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होता है ना कि रैंडम नंबर जनरेट करता है कोई भी पीस ऑफ कोड। तो ये एक रैंडम नंबर जनरेटर है जो बड़ा ज़रा काम आता है वो करने में, कोई गेम्स वगैरह बनाने में काम आता है। कि अगर तुम लूडो की गेम बना रहे हो तो उसमें तुम्हें एक चाहिए ना दाना जो रोल होएगा, तो ये उन चीज़ों के लिए काम आता है बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, अब आती है मल्टी डायमेंशनल अरेज, तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग को घुमाती हैं। मल्टी डायमेंशनल अरेज, रो एक तो कॉलम। ये है कि सी प्लस प्लस हैज नो फिक्स्ड डायमेंशंस। यानी तुम 2D अरे बना सकते हो, तुम 3D अरे बना सकते हो, तुम 4D अरे बना सकते हो। इतना जहां जिस लेवल तक तुम सोच सकते हो उस लेवल तक तुम डायमेंशनिंग अरेज की कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हेलो जी, वालेकुम सलाम।
हेलो हेलो, सारा को समझ आती है, सारा को समझ आती है। हेलो। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? तो हम कह रहे थे कि मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो सी प्लस प्लस में कोई लिमिट नहीं होती कि 2D है, 3D है, 4D है, वो जहाँ मर्जी तक करवाना है वो तुम करवा लो, जितनी मर्जी इंक्रीज करवाना है कर लो। बनती किस तरह है? बनती इस तरह है कि मैं कहता हूँ इंट एक्स 3 और 4, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, इवन तो वो गलत है थोड़ा सा, लेकिन चलो फिलहाल ऐसे ही है, 3 रोज और 4 कॉलम्स का बनना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि 3 रोज बन गई हैं और 4 कॉलम्स बन गए हैं, विच मीन्स कि तुम्हारी जो अब अरे होएगी वो ऐसी होएगी कि 3 रोज होएंगी और 4 कॉलम्स होएंगे, ठीक है। अब तुम्हारी अरे इस शक्ल की होएगी। इवन दो ये गलत है, मैं कह रहा हूँ ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए वो ये है कि तुम्हारे पास 3 सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक 4 सेल की अरे है। एक्चुअली रियल में कॉन्सेप्ट ये है सी प्लस प्लस का कि 3 सेल्स हैं और हर सेल के अंदर 4 सेल की अरे है। यार इस अरे का नाम हम रख लेते हैं कि एक्स है। और अगेन एज अ कॉन्सेप्ट तुम कह सकते हो कि ये रो नंबर 0 है तुम्हारी, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। इसी तरह से ये कॉलम्स हैं 0 1 2 3। अब अगर तुमने किसी भी सेल में काम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने 12 रखना है, तो जिस तरह पहले तुम्हें सेल के एड्रेसेस नंबर्स बताने पड़ते थे उसी तरह अब भी बताने पड़ेंगे। अब यह है कि 2 नंबर्स बताने पड़ेंगे। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि रो नंबर कौन सा है और कॉलम नंबर कौन सा है। तो मैंने कहा रो नंबर 0 है और कॉलम नंबर 1 है जहां पे मैं 12 रखना चाहता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो बजाय इसके कि अब मैं सिर्फ एक्स सब 1 कह दूं, अब मुझे उसकी दोनों चीजें बतानी है, रो नंबर भी और कॉलम नंबर भी। एंड दैट्स इट, बस वो सारा उसके थ्रू आप वो कर लेते हो। अब नॉर्मली टू डील विद 2D arrays we usually end up needing nested loops। इस तरह से ये थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इसको मतलब इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ, ARR नाम रख लो, ये जो यही किया यही कर लो, 3 और 4, 3 रोज और कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा इसके अंदर इनपुट भी कर लो ना, कितने हैं ये, 12 हो गए ना, 3 रोज 4 12, हाँ 12 सेल्स हो गए ना। तो 12 वैल्यूज इसके अंदर एंटर कर लो और तरतीब से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जरा बात को समझना, तरतीब से इसलिए किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से समझो, इसके अंदर डेटा मेरा भर गया। अब अगर इसको आपने प्रिंट करवाना है तो आपको 2 लूप्स चाहिए। एक लूप जो रो को कंट्रोल करेगा, रो नंबर कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक, और उसके बाद एक लूप जो कॉलम नंबर को कंट्रोल करेगा। कॉलम जा रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 3 तक।
और अब आप इसको कह सकते हो कि ARR RC। अब बात को फॉलो करना है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। नेस्टेड लूप्स में ये होता है कि R की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये R 0 हो गया, उसके बाद C की वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी। तो पहले 0 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया, फिर 0 2 हो गया, फिर 0 3 हो गया। तो तस्वीर में देखोगे तो 0 0 0 1 0 2 0 3 पहले आपकी पहली वाली पूरी रो आ गई, उसके बाद दूसरी वाली रो आ गई, उसके बाद तीसरी वाली रो आ गई। लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग आपको जरा गंदी लगेगी बहुत, क्योंकि वो सारी रकमें इकट्ठी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी, मतलब आपको एक टेबल की शक्ल नहीं मिलेगी। अगर टेबल की शक्ल चाहिए तो इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लो, वो ऐसे होएगी। और इसको अब क्या करें, इसको हम ये करें कि इसको लूप के अंदर डाल देना, इसमें अब लाइनें बढ़ गई हैं इस तरह से। ये तो मैं ज़रा अच्छा सा स्क्रीन पे एक अच्छा सा डिस्प्ले मिल जाएगा कि भाई ये मेरी पहली रो आ गई, ये मेरी दूसरी रो आ गई, ये मेरी तीसरी रो आ गई। तो 2 डायमेंशनल अरेज को हैंडल करने के लिए तुम्हें यू ऑलवेज 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 नीड 2 लूप्स। नेस्टेड लूप आपको हमेशा चाहिए होगा। 3 डायमेंशनल मैं आपको करवाऊंगा नहीं, वो अरे के अंदर अरे के अंदर अरे होती है वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है वो इतनी सादा, बस खत्म, ये 3 डायमेंशनल बन गई। अब बात यह है कि हर दफा तुम्हें 2 डायमेंशंस बताने की बजाय अब 3 डायमेंशंस बतानी है। यार वही मैथ्स वाला हिसाब है ना, जब सारी जिंदगी हम एक्स वाई करते रहे, तो अब हम एक्स वाई जेड करते हैं, 3 डायमेंशन चाहिए होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर अरे बजाते खुद ही 3 डायमेंशनल है, तो वाइल वर्किंग विद इट अब तुम यहाँ पे उसकी 3 डायमेंशनल डिफाइन करोगे, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन खैर हमारे लेवल पे नहीं चाहिए हमें, हम 2 डायमेंशनल के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है ना। इसको सिर्फ एक नजर मारना, ये कंप्लीट मैं अगली दफा करूंगा मल्टी डायमेंशनल वाला, और अगली दफा पॉइंटर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, कोई मसला मसाइल कुछ पूछना चाहते हो प्लीज बताओ।